नमस्कार छात्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं समास चैप्टर, जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ लेने से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में देखने के लिए मिलता है और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास यदि करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला परीक्षा में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके साथ साथ जो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? समास जो होता है वह समास पदों से मिलकर के बनता है। जब दो या दो से अधिक पद कहते हैं शब्द को। कोई भी पद जो होता है वह शब्द होता है। जितने सारे शब्द है उसको हम पद कह सकते हैं। तो पद में आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो जब दो या दो से अधिक पद अर्थात शब्द अपने बीच की विभक्ति कहते हैं कारक के द्वारा जो उत्पन्न विभक्ति होती है वही विभक्ति कहलाता है। जैसे कारक में होता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ये सब चीज़ें विभक्ति है, ठीक है। और जब वो बीच की विभक्ति को छोड़ देता है, उसको त्याग देता है और उसको छोड़ करके जब सभी पद आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को हम लोग बोलेंगे समास। तो इसका परिभाषा हुआ, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को हम लोग कहते हैं समास। अब थोड़ा सा जान लेते हैं समास विग्रह के बारे में। ये जो समास विग्रह है, समास विग्रह कहते हैं कि सामासिक शब्दों को, जो मिला हुआ शब्द है, जो समास है, उस सामासिक शब्दों को जब अलग किया जाता है, मतलब शब्दों को जब तोड़ा जाता है, बांटा जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो उस कार्य को हम लोग कहते हैं समास विग्रह। सामासिक शब्दों को जब अलग अलग किया जाता है तो उस कार्य को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का मंत्री, राजमंत्री, लोटा और डोरी अर्थात लोटा डोरी आदि। जैसे कि राजा का मंत्री, राजा हुआ, का हुआ और मंत्री हुआ, और उसको बना दिया राजमंत्री। तो राजमंत्री को विग्रह हो गया राजा का मंत्री, लोटा डोरी का विग्रह हो गया लोटा और डोरी। तो जब अलग अलग किया जाता है तो वह विग्रह कहलाता है, जब एक कर दिया जाता है तो वह समास कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। आपको एक बात ध्यान रहना चाहिए कि जो इन समासों के अलावा निषेध के लिए, मनाही के लिए और नहीं शब्द को व्यक्त करने के लिए भी एक समास होता है जो न्याय समास कहलाता है। ये न्याय समास समास के भेद नहीं है, यह अतिरिक्त से पढ़ने का एक समास है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो। देखिए पद, बहुत सारा पद मिलकर के, शब्द मिलकर के समास बनता है। यदि जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड मतलब पहला खंड या पहला पद प्रधान होगा उससे हम लोग बोलेंगे अव्ययी भाव समास। आइए समझते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यथाशक्ति, इसका अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर जो शक्ति है, यहाँ पर जो शक्ति है, यह शक्ति पहला पद है और यह पहला पद की यहाँ प्रधानता है। तो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, प्रतिदिन, दिन दिन, ये दिन जो है यह आपको हो गया प्रथम पद। जैसे प्रतिपल, तो ये जो पल है ये आपका हो गया पहला पद। तो पल प्रधान है, दिन प्रधान है, शक्ति प्रधान। तो जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। दूसरा क्वेश्चन है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो होते हैं
अंतिम खंड प्रधान होते। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजमंत्री ने दंड दिया। देखिए, राजमंत्री ने दंड दिया, यहाँ पर दंड देने का काम कौन कर रहा है? मंत्री। अतः मंत्री ही प्रधान खंड है। राजमंत्री, मंत्री प्रधान होगी, इसलिए यह अंतिम खंड है। मंत्री ही प्रधान खंड है, यह अंतिम होगी। तो जो अंतिम खंड प्रधान हो उसे कहते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब दोनों खंड जहाँ पर प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लोटा और डोरी। जैसे कहीं कुआं में पानी भरने के लिए गए और पानी भरने के लिए गए तो अब खाली लोटा से तो आप पानी भर नहीं सकते। उस पानी को भरने के लिए हमको डोरी की आवश्यकता होती। डोरी को लोटा में बांध देते हैं तब पानी ऊपर करते हैं। तो हो गया लोटा भी महत्वपूर्ण और डोरी भी महत्वपूर्ण। अब भात दाल है, आप खाली दाल तो नहीं खा सकते, उसमें भात देना जरूरी है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। दाल रोटी महत्वपूर्ण है, सब्जी रोटी महत्वपूर्ण है। तो दोनों, जिसका जब दोनों प्रधान हो तो वैसे शब्द को हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। जैसे सीताराम हो गया, सीता भी उतना महत्वपूर्ण जितना राम। राधा कृष्ण, राधा भी उतना महत्वपूर्ण जितना कृष्ण। गौरी शंकर, जितना गौरी उतना शंकर। तो कहने का अर्थ है रात दिन, तो जितना रात उतना दिन। यह जो दोनों शब्द यदि प्रधान हो तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। चलिए चौथा क्वेश्चन समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं, कोई भी खंड ना हो प्रधान, चाहे जो कुछ भी हो, जितना भी हो पद, उसमें कोई प्रधान ही ना हो, लेकिन इसमें बात करने की यह बात है कि वह सामान्य अर्थ जो होता है, जो सिंपल सा मीनिंग होता है, सामान्य अर्थ होता है, उसको छोड़ देता है और वह विशेष अर्थ को क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। बल्कि वह सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को धारण करे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर जिनका अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, जिनके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात शंकर। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिनकी अर्थात वह विष्णु। यह हो गया आपको बहुव्रीहि समास। पांचवा द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम खंड लेकिन संख्यावाचक होना चाहिए। तो प्रथम खंड यदि संख्यावाचक है तो वह है हमारा, प्रथम खंड यदि संख्यावाचक है वह है हमारा द्विगु समास। जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, पंचामृत, पंचभूत, अठन्नी, दुअन्नी। देखिए प्रथम खंड संख्यावाची कैसे हो गया? त्रिनेत्र, 3 गो नेत्र हुआ। चौराहा, 4 राहा, तो 4 संख्या हो गया। पंचामृत, 5 अमृत संख्या हो गया। पंचभूत, 5 हो गया द्विगु। अठन्नी, 8 आपको संख्या हो गया। दुअन्नी, 2 आपको प्रथम खंड संख्यावाची हो गया। तो इस तरह के जो शब्द हैं, पद हैं, ये है हमारा द्विगु समास। अगला है छठा और लास्ट भेद में यही है कि जहाँ कर्मधारय समास किसे कहेंगे? कि जहाँ पर विशेष से विशेषण हो। विशेषण किसे कहते हैं? आपको परिभाषा में बताए थे, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उस संज्ञा और सर्वनाम को हम लोग विशेष से कहते हैं। और यहाँ उपमा, उपमेय, उपमा और उपमेय का अर्थ होता है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, और जिसका हम तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना होगा वो होगा उपमेय, और जो तुलना होगा वो होगा उपमा। तो उपमा और उपमेय का मेल जहाँ पर होता है वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चंद्रमुखी, मुख जो है चंद्रमा के समान है। नील कमल, कमल जो है नीला है। चरण कमल, कमल जो है, चरण जो है कमल के समान है। तो यह जो हो गया, यहाँ पर विशेष विशेषण उपमा उपमेय का बोध हो जाता है
उसी को हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। आगे है कि न्याय समास। यह एक्स्ट्रा में पढ़ने के लिए होता है। यह न्याय समास से सवाल बहुतों बार आता भी है परीक्षा में। तो न्याय समास क्या होता है बताते हैं। न्याय समास मतलब होता है ने, नो मतलब नहीं, जिसमें नहीं का बोध हो, जिसमें निषेध का बोध हो, जिसमें कमी का बोध हो, जिसमें अभाव का बोध हो। तो निषेध, कमी या अभाव आदि के अर्थ में जब प्रथम पद ओ हो जाए या अन हो जाए या नो हो जाए और न हो जाए। जब प्रथम पद ओ, अन, नो और न आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या विशेषण हो तो वह क्या कहलाता है, न्याय समास कहलाता है। जैसे अभाव हो मतलब भावना नहीं, अनंत अंत नहीं, अन्याय न्याय नहीं, अभय भय नहीं डर नहीं, अनजान जिसको हम नहीं जानते हैं, ना समझ जिसको समझ नहीं है। तो जिसमें अभाव या निषेध का बोध हो उसको हम लोग बोलेंगे न्याय समास। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छे से समझा दिए हैं। तो शुरू करते हैं। समास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसमें सभी छात्र अच्छे से आंसर मिलाएंगे और हमें बताएंगे, कमेंट करके भी बताएंगे कि देखिए कितना आपका सही हुआ है, कौन कौन सही हुआ है, तो बताने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है देवालय शब्द कौन सा समास है। देखिए इस देवालय को बनाने के लिए आप इतना आसान से बना लीजिएगा कि मतलब ही नहीं समझ पाइएगा कि कैसे बन गया। जैसे देखिए देवालय है, तो देवालय कौन सा समास हो गया, जिस इसका आप विच्छेद कीजिए, अलग कीजिए। देवालय इसका अर्थ हुआ देवता का घर, तो यहाँ बीच में का विभक्ति लग गया। तो का विभक्ति कारक में है का विभक्ति, तो का विभक्ति कारक में हो गया, तो कारक का जो भी विभक्ति काम करेगा वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। देवता का घर देवालय, तो वह का हो गया, देव का घर देवालय, तो का हो गया, तो संबंध का के की, तो हो गया तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तत्पुरुष समास। अब देखिए लंबोदर कौन सा समास हो, जिसका पेट लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो उसको लंबोदर कहते हैं। और लंबा हो किसका, अर्थात श्री गणेश का। तो जब समान अर्थ को छोड़ देता है, विशेष अर्थ को धारण कर लेता है तो वह बहुब्रीहि कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुब्रीहि समास। अब मुखचंद्र, अब हम बताए थे कि जिसका उपमा उपमेय किया जाता हो, जिसकी तुलना किया जाता हो, विशेष से विशेषण का बोध हो, वहाँ पर कौन समास हो जाएगा आपका, वहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय मुखचंद्र। चंद्रमा जो है मुख के समान है, तुलना की जा रही है, तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। अब बताइए भाई बहन समास कौन है, तो भाई और बहन, जितना भाई का महत्व है उतना बहन का महत्व है। ये दोनों का समान महत्व है, समान क्या कहते हैं, जिसका समान महत्व हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वंद्व समास। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक है, अब क्या बोले थे, एक एक प्रत्येक, प्रतिदिन प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिफल, यथाशक्ति, यथाकाल, ये सब कौन समास हो गया। अब यही भाव समास हो गया, जिस समास से शब्द का प्रथम खंड प्रधान हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अज्ञान। अभी सबसे लास्ट में बताए थे कि जो अज्ञान है, अज्ञान मतलब क्या, अज्ञान का अर्थ ये हो गया कि जिसको ज्ञान नहीं हो, तो नहीं शब्द को व्यक्त करने के लिए न्याय समास। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्याय समास। बेमन, बिना मन वाला, उसको मन नहीं है। अब बेमन है, बिना मन, मन नहीं है, मन नहीं है, तब नहीं का अर्थ कौन होता है, न्याय समास। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्याय समास। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, इसमें बताइए राजगृह कौन सा समास, इसमें बहुत फंसेगा। बताइए राजगृह कौन सा समास है, ऑप्शन में बताइए। और राजगृह और सेनापति, ये दो चीज़ बताइए। 8 नंबर और 9 नंबर, इसका आंसर बताइए। राजगृह और सेनापति कौन सा समास है, बताइए, ऑप्शन में बताइए तेजी से। देखिए यहाँ राजगृह जो है ना, यह आपको समझिए, राजगृह, गृह मतलब घर, राज मतलब राजा, राजा के घर, राजा का घर, तो हो गया राजगृह। तो जब क्या लग गया, विभक्ति लग गया, तो जब कारक का विभक्ति लग जाता है वो तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। सेनापति, सेना का पति,
तो सेनापति, तो सेना का पति विभक्ति लग गया तो हो गया तत्पुरुष समास। तो 10वां नंबर क्वेश्चन समझिए, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, तो अब दोनों पद की प्रधानता होती है उसको कौन समास कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर उसका ए सही होगा। 11 नंबर है न्यायालय, न्याय का आलय, न्यायालय जैसे देवालय था, देव का आलय तत्पुरुष समास, उसी प्रकार से न्याय का आलय न्यायालय, न्यायालय कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब यहाँ दशानन है, अब देखिए दशानन जो होगा इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है छात्र को, और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है कन्फ्यूजन वाला, तो ज़रा सोचिएगा। जैसे दशानन हो गया तो जिसकी 10 सिर हो जिसकी, अर्थात रावण, ये हो गया आपको बहुब्रीहि समास। यदि आपको ऐसा रहे कि दशानन 10 सिरों के समूह को दशानन कहते हैं, तो दशानन 10 हो गया तो वहाँ संख्या हो गया तो द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन दशानन जो होते हैं यह बहुब्रीहि समास होते हैं। कब? जब इसके समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को धारण करता है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, दशानन का ऑप्शन नंबर सही होगा। बहुब्रीहि, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन रहता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो, तो दिन और रात दोनों पद प्रधान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आप देखिए तत्पुरुष समास, दिमाग लगाइए, सब सही होगा। देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र को राजपुत्र कहते हैं, यहाँ पर विभक्ति लग गया तो तत्पुरुष समास है ही। पवन पुत्र, पवन के पुत्र को पवन पुत्र कहते हैं, तो ये आपको इसमें विभक्ति लगा हुआ ही है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। वनवास, वन में वास, वन में वास, वास करना तो वनवास, इसमें भी विभक्ति लगा हुआ वनवास। अब यहाँ अगला है चौराहा, चौराहा 4 राहों के समूह को चौराहा, द्विगु समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का तीनों उदाहरण है। डी नंबर जो है यह उदाहरण नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अव्ययी भाव समास में डैश डैश पद प्रधान होता है, अभी परिभाषा बताए थे। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद मतलब पूर्व पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण है। चतुर्भुज कहेंगे तो विष्णु का हो जाएगा, विष्णु अर्थात विष्णु, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु, वो हो गया आपको बहुब्रीहि समास। ऋषि पुत्र, ऋषि का पुत्र, ये तो हो गया आपको तत्पुरुष समास। वनवास, वन में वास, तो हो गया आपका तत्पुरुष समास। चंद्रमुखी, मुख जो है चंद्रमा के समान है, ये आपका कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला है कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय का समास का उदाहरण कौन नहीं है? जैसे कर्मधारय समास नहीं है, यहाँ ये बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर कृष्ण सर्प, सांप जो है वो काला है, यहाँ काला विशेषता बतलाया जा रहा है। जब किसी का विशेषता बतलाया जा रहा हो तो वो आपका जो होता है वो आपका क्या कहते हैं? कर्मधारय समास है, सांप की विशेषता है। नीलांबर, नीला अंबर, नीला वस्त्र, ये आपका हो गया कर्मधारय विशेषता हो रहा है। कमल नयन, नयन कमल के समान है, उपमा उपमेय का बोध हो रहा है, यह भी आपका कर्मधारय समास है। यहाँ पर चवन्नी जो है ना, ये आपका कर्मधारय समास नहीं है, ऑप्शन नंबर बी चवन्नी जो है ये आपका द्विगु समास है। कोई दिक्कत? इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है तो आज इतना हम नहीं करा पाएंगे, तो चलिए आगे हम इतना जितना समझा दिए उतना समझ गए होंगे, और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।